गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या एंड आज का हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा रेंज एंड द स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल है वो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब जैसे हम नॉर्मली न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं तो जनरली हम तीन डीके प्रोसेस की बात करते हैं। एक अल्फ़ा डीके हो गया, एक बीटा डीके हो गया और एक हमारा क्या था, गामा डीके था। एंड अगर हम मतलब अगर मास की कैटेगरी के मास के अकॉर्डिंग भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो हमारे क्या होते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। जो बीटा पार्टिकल हैं वो हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो लाइट चार्ज पार्टिकल हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे हमने डिस्कशन की बात की है, मतलब जो टॉपिक है वो हमारा जो शो हो रहा है वो है कि रेंज एंड द स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है कि भाई रेंज जो वर्ड है वो किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। सेकेंड थिंग कि जो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे लिए वो है स्ट्रैगलिंग। एंड जो जनरल जो डिस्कशन है वो किसके लिए है, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए है। तो मेन जो चीज़ है कि मतलब स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि रेंज हम किसको कहते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रैगलिंग इफेक्ट होता है वो अल्फ़ा डिके में क्या होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग द डिके एंड कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल। अगर हम ऐसा होता है कि मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनको अगर हम क्या करते हैं, किसी मतलब मैटर में से पास करते हैं अल्फ़ा बीम जो हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो वो मैटर है उसके साथ वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। एंड इंटरेक्ट करेंगे तो फिर क्या हो सकता है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल। अब जिस मटेरियल से वो इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो अल्फ़ा पार्टिकल है उनको क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। दे कैन पास थ्रू द थिन पेपर, फिल्म, मिका एंड एल्युमिनियम बट अनेबल टू पेनिट्रेट द फ्यू लेयर्स। अब जो अगर हम पेनिट्रेट करने की बात करते हैं तो पेनिट्रेशन की अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं, अल्फ़ा डिक्की हो गया, बीटा डिक्की हो गया और हमारा गामा डिक्की हो गया, तो हमारा जो क्या होता है कि गामा डिक्की हो उसमें पेनिट्रेशन की पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मतलब अगर हम अल्फ़ा डिक्की की बात करेंगे तो वो इन्होंने क्या कहा कि जो थिन पेपर, फिल्म हो गए, मिका हो गया, एल्युमिनियम हो गए, उनमें से वो चीज़ क्या कर सकती है, पास कर सकती है। लेकिन क्या है कि मतलब अगर हम फ्यू लेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो उस चीज़ में वहाँ वो पास करने की पॉसिबिलिटी है वो नहीं रखती। तो पेनिट्रेशन है वो मतलब कि वैसे पास कर सकता है, लेकिन अगर हम डिफरेंट लेयर्स या क्या हम कह सकते हैं कि थिकनेस को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तब वो चीज़ है वो जो मतलब पेनिट्रेशन की जो पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन एयर दे कैन पास थ्रू द फ्यू सेंटीमीटर एट STP। जो मतलब अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो एयर में है वो फ्यू सेंटीमीटर तक वो क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं। द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम डिस्टेंस द अल्फा पार्टिकल कैन ट्रैवल टिल इट लूज द इंटायर काइनेटिक एनर्जी। अब जो हम अल्फ़ा पार्टिकल है वो किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करवा रही हैं या फिर इंटरेक्ट करवा रही हैं तो ऑब्वियसली बात है उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उस इंटरेक्शन में जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ये अपनी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है उनको क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। एंड द रेंज इज़ स्मॉल इन द सॉलिड एंड द लिक्विड। जो सॉलिड एंड लिक्विड की अगर हम बात करें ये चीज़ अलग अलग होती है कि भाई ऐसा नहीं है कि रेंज है वो हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस होगा, उनमें सबके केस में क्या होगी, सेम होगी, ऐसा नहीं होगा। वो डिपेंड करेगी कि भाई डेंसिटी कितनी है। तो वो डेंसिटी ऑब्वियसली बात है वो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस सब के लिए क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो रेंज है वो सॉलिड एंड लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो 10⁻³ mm की रेंज तक वो क्या कर सकती है, पास कर सकती है। फॉर द अल्फ़ा पार्टिकल ऑफ द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बात करते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल है उनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम क्या कहेंगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज हमारी क्या होगी, मतलब 10⁻³ मेगा मिलीमीटर की रेंज में हमारी ये होगी। ठीक है। एंड अब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेंज एक तरह से एक डिस्टेंस है। कोई भी चीज़ है जहाँ तक वो चीज़ अप्रोच कर सकती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई ये इसकी रेंज होगी। सेम उसी तरह से अल्फ़ा पार्टिकल है, किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। अब वो कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ मतलब उस पॉइंट तक जाने तक उनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो लूज होकर ज़ीरो हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ तक उनकी पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है, वो उस अल्फ़ा पार्टिकल की क्या होगी, रेंज होगी।
फॉर गैसेस दिस रेंज विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ द फ्यू सेंटीमीटर। अब जैसे हमने कहा कि मतलब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी है वो सॉलिड लिक्विड में क्या होगी, ज़्यादा होगी और एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो गैसेस है उसके केस में क्या होता है, फ्यू सेंटीमीटर तक ये क्या कर सकते हैं, रेंज उनकी फ्यू सेंटीमीटर की रेंज में होगी। द गैस इन द गैसेज द रेंज आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर नेचर ऑफ गैस एंड द प्रेशर आल्सो। अब ये जो फैक्टर हैं कि भाई टेम्परेचर, जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, तो उनके ऊपर भी ये फैक्टर भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे, और उनके अकॉर्डिंग भी जो रेंज है वो क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी। ठीक है। फॉर एनी पार्टिकल विद इनिशियल एनर्जी ई आई द वैल्यू ऑफ द रेंज विल बी। अगर हम मान के चलते हैं कि कोई भी पार्टिकल है जिसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, ई आई है, और फाइनल है, तो ऑब्वियसली बात है रेंज तक पहुँचते पहुँचते उस रेंज तक, रेंज तो वो डिस्टेंस है जहाँ पे वो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी। तो रेंज के लिए इन्होंने क्या किया कि आर इज इक्वल टू, जो अगर हम लिमिट्स की बात करते हैं तो ई आई इनिशियल एनर्जी होगी, उसके बाद फिर क्या होगी, फाइनल ज़ीरो होगी, और आपका क्या होगा, डी एक्स, क्योंकि हम किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी ई आई थी और फाइनल कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, एंड जो वेरिएशन है वो आपका कितना हो जाएगा, ओवर डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद ई आई से लेकर ज़ीरो, और अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा रीअरेंज किया है और कुछ भी नहीं, कि इन्होंने क्या किया, डी से क्या कर दिया, माइनस डी से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस डी से इन्हें डिवाइड कर दिया, एंड रीअरेंज करके -1 की पावर में इनको रीअरेंज कर लिया। ठीक है। यहाँ करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया है कि आपका इज इक्वल, इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं, जो सेकेंड जो टर्म है उसमें साथ में आपका जो डी एक्स है वो रह गया है, तो इसको हम माइनस को इंसर्ट कर दिया, लिमिट्स हैं वो क्या कर दी, चेंज कर दी, अब ज़ीरो से लेकर ई आई और साथ में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे ज़ीरो से लेकर ई आई, और ऊपर हमारा आ गया माइनस डी ई एंड डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई डी एक्स हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके अगर हमें एनर्जी की वैल्यू पता है कि इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करके इस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। W. H. Bragg was the first to determine the range of alpha particle by measuring the ionization produced by them at the different distance from the source along the path within the medium. W. H. Bragg था, उन्होंने मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वर्क किया इस चीज़ के ऊपर कि अगर हम रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने क्या किया, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस इज सच दैट द सोर्स X is placed in a lead shield traversed at a distance is D, and the ionization chamber has a gauge G, and the parallel plate P maintain a potential difference by the battery, and the upper plate is connected with electrometer. अब अगर हम बात करते हैं तो सेटअप देखो इनका क्या था कि मतलब जो अल्फा डिके हैं तो वो क्या हो गया, हमने जैसे ये जो येलो पॉइंट है वो एक तरह से सोर्स का काम कर रहा है, यहाँ से जो अल्फा बीम है वो क्या करेंगी, एमिट होंगी, एमिट होने के बाद जो मतलब आउट साइड में कोई स्कैटरिंग को लगा लो या फिर हम मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तो उस वजह से क्या हुआ कि चारों तरफ उसकी क्या हो गया, लेड शील्ड इन्होंने लगा दी। उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, स्लिट हो गया उनको कॉलीमेट करने के लिए। देन हमारा क्या हो गया, जी एक प्लेट होगी और उसके साथ एक पैरेलल प्लेट अपनी क्या है, पी है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर पोटेंशियल हमने दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोमीटर है वो यूज़ किया हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब आयनाइजेशन चैम्बर है जिसके साथ क्या होगी, गेज हमारी जी होगी, पैरेलल प्लेट है वो पी होगी, एंड जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन है वो किसकी हेल्प से कर रखा है, वो हमने बैटरी की हेल्प से कर रखा है। ठीक है, अपर प्लेट है वो हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोमीटर है उसके साथ क्या कर रखी है, कनेक्ट कर रखी है। द आयनाइजेशन करंट इंक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज एंड देन इट्स डिक्रीज। जो अगर हम आयनाइजेशन करंट की बात करते हैं, इंक्रीजेज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, अगर जहाँ पे मतलब जो प्लेट हम बात कर रही हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की हम बात कर रही हैं, वो जो डिस्टेंस है तो आयनाइजेशन करंट है उस डिस्टेंस के साथ क्या करता है, वेरी करता है। एंड किस तरह से वेरी करता है, द आयनाइजेशन करंट इंक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज। जिस तरह से आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे तो आयनाइजेशन है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक फाइनाइट वैल्यू के बाद, एक लिमिट के बाद फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, द कर्व रिलेटेड टू द स्पेसिफिक आयनाइजेशन विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज शोन इन फिगर 2 एंड द कर्व इज नोन एज ब्रैग्स कर्व। अब अगर हम कर्व की बात करते हैं कि जो बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक आयनाइजेशन कितना आयनाइजेशन हुआ है, एंड जो अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स,
कि जिस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स हम वेरी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके आयनाइजेशन है उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो कर्व है मतलब एक तरह से जब जो WH ब्रैग है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मतलब जो भी ग्राफ आता है उसके कोरस्पॉन्डिंग तो वो चीज़ आगे क्या की हुई है, इन्होंने यहाँ पे प्लॉट की हुई है। तो इस ग्राफ को हम क्या कह देते हैं, ब्रैग स्पेसिफिक आयनाइजेशन कर्व कह देते हैं या ब्रैग कर्व कह देते हैं। फ्रॉम दिस कर्व वी कैन कंक्लूड दैट द आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। जो आयनाइजेशन पावर है वो एक तरह से क्या होती है कि मतलब इंक्रीज होती है जैसे आप डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करोगे। दिस राइज इन वैल्यू इज फास्ट इन द स्टार्टिंग एंड देन अटेनिंग ए मैक्सिमम वैल्यू इट्स वैल्यू गेट स्लो डाउन। अब जैसा हम कर्व में देखते हैं तो जो स्टार्टिंग में है तो वो इतना कोई शार्प इंक्रीज नहीं होता, शुरू में कम होती है, एक नियरली कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें शुरू में ऑब्जर्व होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब आयनाइजेशन की वैल्यू अगर हम डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मतलब एक तरह से बी के बाद जो पॉइंट है उसमें क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीमेंट है वो शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल रही है, कोई मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल रही है एंड आफ्टर अटेनिंग ए मैक्सिमम वैल्यू इट्स वैल्यू गेट स्लो डाउन। मैक्सिमम वैल्यू मिलने के बाद मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, जो हमें पीक वाला जो रीजन है वो शो हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मिलने के बाद वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वेयर इट्स वैल्यू गोज टू जीरो इज टर्म्ड एज रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी हमारी कि भाई जब हमारा जो आयनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी एंड जो आयनाइजेशन जहाँ तक वो आयनाइजेशन है वो आपका ख़त्म नहीं हो जाता वो हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हम इस तरह कर्व को जो देख रही हैं, बी के बाद इन्होंने क्या कहा, शुरू में चीज़ कांस्टेंट सी है, उसके बाद आप इंक्रीज़ करोगे तो वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब डिक्रीज़ हो जाती है तो फिर आप क्या कहोगे कि मतलब एक तरह से रेंज वो टर्म है जहाँ हम कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एंड जो कर्व है वो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैग्स कर्व कहते हैं या फिर ब्रैग स्पेसिफिक आयनाइजेशन कर्व हो गया। अलोंग वाई एक्सिस हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक आयनाइजेशन है। अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स हो गया। अब अगर हम इस कर्व को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं तो एक चीज़, हाँ एक मैथमेटिकल चलो रिलेशन भी है। द रिलेशन ऑफ रेंज विद एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, गीगर्स लॉ की मतलब रेंज या फिर मतलब एनर्जी है उसमें कोई रिलेशन है क्या, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, गीगर्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि R इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर 3/2, मतलब एक तरह से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड जो पावर किसके ऊपर है, पावर एनर्जी की पावर कितनी है, 3/2। तो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अगर आपको कहता है कि मतलब रेंज का कंपैरिजन की बात कर रहा है, एनर्जी का कंपैरिजन आपको दिया हुआ है या फिर कोई एक रेंज आपको प्रोवाइड की हुई है, तो इस तरह से रीअरेंज करके, लेकिन रिलेशन क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो गया, ई रेज टू पावर 3/2, ठीक है। B यहाँ पे क्या होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, B इज इक्वल टू आपका 0.00318 होता है एंड एनर्जी होती है वो जनरली आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। उसके बाद एक और रिलेशन है कि आर एस इज इक्वल टू 0.3.2 एंड आर ए रेज टू पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई रो हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आर इज़ द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक आर है वो आपका क्या होगा, जो फर्स्ट रिलेशन की अगर हम बात करें, आर है वो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ई है वो हमारी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से अल्फा पार्टिकल है वो आपने क्या किए हैं, स्ट्राइक करवाए हैं। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विद मास नंबर ए, ठीक है। और जो सेकंड रिलेशन है वो एक तरह से एक मैथमेटिकल रिलेशन है कि अगर हम कंपेयर करते हैं रेंज ऑफ मतलब सॉलिड, ठीक है, और उसको कंपेयर करते हैं रेंज ऑफ मतलब रेंज हम अगर एयर में देखते हैं या फिर रेंज हम किसी सॉलिड में देखते हैं, और वो सॉलिड जिसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मास है वो क्या हो गया, ए है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी अगर ये चीज़ दी हुई है कि रेंज ऑफ एयर में वो बात कर रहा है, सॉलिड की जो बात कर रहा है उसका मतलब आपको एटॉमिक मास दे दिया, उसने डेंसिटी दे दी, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दो मैथमेटिकल मतलब रिलेशनशिप थे जिसकी वजह से मतलब जिनकी हेल्प से आप मतलब एनर्जी एंड रेंज का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि जो रेंज है और फिर मतलब सॉलिड एंड एयर है उनको भी अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद बात आती है स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो हमने कहा था कि रेंज तक पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एनर्जी से आपके अल्फा पार्टिकल किसी भी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करते हैं। अब स्ट्राइक करने के बाद फिर आपका क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी लूज़ करते जाएंगे, या वो मतलब एब्सॉर्ब हो जाएंगे, या फिर अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है, उससे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वो क्या कर रही हैं, मतलब दूसरे को वो ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो एनर्जी ऑब्वियसली बात है कि वो क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद मतलब वो एनर्जी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वो एनर्जी ख़त्म होगी तो उस रीज़न तक जहाँ पे जाके उसकी एनर्जी ख़त्म हुई है, तो वो एक डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, हमारी रेंज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो वर्ड आता है नया, जैसे हमने कहा था कि स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये जो स्ट्रैगलिंग है वो क्या है, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्मॉलर एंड द लार्जर देन द कैलकुलेटेड कर्व। अब जो रेंज है वो हमारी क्या हो सकती है, वो जो हमने मैथमेटिकल जो रिलेशन फाइंड आउट किया था एनर्जी से डिस्टेंस की फॉर्म में इंटीग्रेशन करके जो फाइंड आउट किया था, तो उस रिलेशन से जो हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, उससे क्या कह रहे हैं कि जो रेंज की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। दस द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी डोंट हैव सेम रेंज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आप जो स्ट्राइक करवा रहे हो, अगर सारे अल्फा पार्टिकल हैं सेम वेलोसिटी से हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे अल्फा पार्टिकल हैं उनकी रेंज है वो सेम होगी। ठीक है, दिस फ्लक्चुएशन इन द रेंज इज़ नोन एज द रेंज स्ट्रैगलिंग। अब जो ये फ्लक्चुएशन है, जैसे हमने कहा कि आपने कुछ अल्फा पार्टिकल दे लिए और उन अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। ठीक है, अब सेम एनर्जी है तो मैथमेटिकल रिलेशन हमें क्या देगा कि अगर एनर्जी सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो वो हम ये देखते हैं कि जो रेंज है वो हमारी सेम नहीं आ रही है। ठीक है, सेम नहीं आ रही, तो इसलिए क्या कहा कि मतलब जो फिक्स वैल्यू जो आपकी बाय मैथमेटिकल रिलेशन आपको मिलेगी, उससे वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। तो एक तरह से जो वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशन आ गया। अब जो फ्लक्चुएशन आ गया, इस फ्लक्चुएशन को ही हम क्या कहते हैं, रेंज स्ट्रैगलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो मतलब जो वर्ड स्ट्रैगलिंग है उसका मतलब मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रैगलिंग क्या है, एक तरह से जो रेंज मैथमेटिकल रिलेशन से निकलनी चाहिए थी उससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन हो गया, या तो वो वैल्यू ज़्यादा है या फिर वो वैल्यू क्या होगी, कम है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये हमारा क्या कहलाता है, रेंज स्ट्रैगलिंग। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में भी क्या है कि अगर आपकी वैल्यू जो डिक्रीज हो रही थी तो सी पॉइंट के बाद आप देखो कि ग्राफ में डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। ठीक है, मतलब शार्प डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। तो आ रही है वो क्या होनी चाहिए, रेंज यहाँ पे आनी चाहिए थी जब वो डिक्रीज हो रहा था। लेकिन वो क्या है कि सी से लेकर जो डी तक का हम रीज़न अगर हम मान के चल रही हैं तो वो रीज़न थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, मतलब एक हम मान के चल रही हैं कि वो एक टेल की शेप में आ गया। ठीक है, ये जो टेल है वो एक तरह से स्ट्रैगलिंग इफेक्ट है उसको शो कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो ये टेल वाला जो रीज़न है वो फ्लक्चुएशन को शो करता है जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हुई है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सटेंड हुई है तो इसको हम क्या कह देते हैं कि मतलब फ्लक्चुएशन इन रेंज, या फिर हमारा रेंज स्ट्रैगलिंग हो गया, कि जो एक्चुअल में होना चाहिए एक टेल की फॉर्मेशन या फिर एंकल ऑफ कर्व है वो हमारा क्या शो करता है, स्ट्रैगलिंग इफेक्ट शो करता है। अब स्ट्रैगलिंग इफेक्ट है वो हमने शो कर दिया। अब ये जो टेल की फॉर्मेशन हुई है या फिर एक शार्प फॉल क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मतलब देयर इज डिफरेंट पॉसिबिलिटी कि भाई जो स्ट्रैगलिंग इफेक्ट है वो क्यों शो होता है। तो फर्स्ट वन है वो हमारा क्या हो गया, रीजन ऑफ द रेंज स्ट्रैगलिंग। अब रीजन क्या है, फर्स्ट वन, ऑल द पार्टिकल डोंट एमिट फ्रॉम द सेम काइनेटिक एनर्जी। सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जब वो एमिट हो रही हैं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है कि ऑल द पार्टिकल डोंट लूज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। जब मान लिया कि ये काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट थिंग तो ये है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी भी सबकी सेम है, लेकिन जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तब उस इंटरेक्शन की ड्यूरेशन में वो जो एनर्जी लूज़ कर रही हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेम अमाउंट में लूज़ करेंगे, तो उस वजह से भी जो फ्लक्चुएशन है वो आ जाती है। ठीक है, दो केस तो ये हो गए। एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो वो क्या होगा, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। अब अल्फा पार्टिकल है वो क्या होगा, एक तरह से हीलियम है। ठीक है, अब हीलियम है उसमें क्या हो सकता है, एक तरह से आयनाइजेशन के केस में आपका जो हीलियम पॉजिटिव आयन बनने की भी चांसेस हैं।
विच हैज़ आयनाइजेशन पावर। अब जो ये आयन है इसकी भी कुछ ना कुछ आयनाइज करने की पावर है, ठीक है। द आयनाइजेशन पावर ऑफ दिस आयन एक्सटेंड द रेंज अप टू सम एक्सटेंट बिफोर कमिंग टू न्यूट्रल। अब ये आयन है ये न्यूट्रल फॉर्म में आएगा, उससे पहले ये क्या कर सकता है, बाकी को आयनाइज कर सकता है, लेकिन रेंज को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो अगर हम समराइज़ करें इस चीज़ को, तो सिर्फ इतना था कि बेसिक सिर्फ इतना था कि मतलब अगर हम रेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेंज एंड स्ट्रैगलिंग इफेक्ट है वो हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल में। अल्फ़ा पार्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल का ये हो गया कि रेंज एक तरह से इनिशियल जो एनर्जी है वो हमारी जिस डिस्टेंस तक जो अल्फ़ा पार्टिकल जब किसी भी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या हो गया कि मतलब हम मैथमेटिकल जो रिलेशन है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, फिर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया WH ब्रैग ने। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि एक कर्व की फॉर्मेशन हमें हो रही है, कर्व की फॉर्मेशन उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रैग कर्व कह रहे हैं, ठीक है। एंड जो कर्व है उसमें ये है कि इनिशियल जो वैल्यू है वो क्या है, नियरली कॉन्स्टेंट थी। उसके बाद फिर वो मैक्सिमा अटेन करता है, मैक्सिमा अटेन करने के बाद वो वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। एंड डिक्रीज़ होती है तो फिर ये हो जाएगा कि वो वैल्यू जो डिक्रीज़ होती है तो लास्ट में जो एक एंगल की फॉर्मेशन होती है उसको हम स्ट्रैगलिंग इफेक्ट कहते हैं। स्ट्रैगलिंग सिर्फ इतना है कि मतलब जो वैल्यू है एक्चुअल में जो शार्प फॉल होना चाहिए था उससे कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैगलिंग कहते हैं। स्ट्रैगलिंग का रीज़न ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल हैं उनकी सेम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, या फिर अगर सेम भी है तो वो जिस अमाउंट से लूज़ कर रही हैं वो भी सेम हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं सबके लिए। थर्ड थिंग क्या है कि वो हीलियम पॉजिटिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो भी क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो होप सो आपको ये रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल या फिर स्ट्रैगलिंग इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो बाकी अपने फ्रेंड्स से मतलब भी शेयर कीजिए इस चीज़ को, ताकि वो हम किसी और के लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। Thanks for watching and like, share and subscribe also. Thank you.